दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टॉप क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर MCQ प्रैक्टिस सेट आपके साथ लगातार लेकर आ रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप लोग टेलीग्राम पे भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पे जो MCQ आते हैं वो आपको खुद ही चूज करने का ऑप्शन उसमें मिलता है, जिसमें आप चूज करते हो। अगर कोई क्वेश्चन राइट है तो उसमें ग्रीन लाइन आ जाएगी, और अगर आपका रॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा आपको टेलीग्राम पे ना, और आपको टेलीग्राम का भी आइडिया आ जाएगा कि हाँ यार ये सही है प्रोग्राम। अगर आप यहाँ पे सुनोगे, वहां पे प्रैक्टिस करोगे और खुद भी अगर आप PDF निकाल के प्रैक्टिस करोगे तो आपको मेरे हिसाब से समस्या नहीं आने वाली। और आज का भी MCQ ज्यादा लंबा नहीं है। आपको डेली कंटिन्यूटी के लिए MCQ लाया जा रहा है। वैसे इतने MCQ लाना थोड़ा मुश्किल भी है, आपको पता ही है कि पढ़ा तो पेपर तो कोई पढ़ा देगा यहाँ से लेके यहाँ तक, भाई इसका ये है, इसका ये है, NRLM में इतना होता है और जनधन में इतना होता है, जो भी पढ़ाता है NIECT ये है। लेकिन उसके बाद MCQ जो लोग तैयारियां करते हैं वो लोग मॉक टेस्ट देते हैं। इसको मॉक टेस्ट ही कहा जाता है, जो हम आपको देते हैं। लोग अलग से एक मॉक टेस्ट के लिए अलग से एक ऐप खरीदते हैं लोग, है ना, मॉक के लिए। हमारे को वैसे ये जरूरत नहीं है कि हम किसी के पास रुपए दे के खरीदे सब स्टाफ को क्लर्क के लिए। आपको सब जगह डाटा मिल जाएगा इसे। जैसे आपको यहाँ मिल रहा है आपको दूसरी जगह मिल जाएगा। आपको किसी को रुपए, किसी को पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है कि वहां आपने 900 रुपए दे दिए, 1000 रुपए दे दिया, देखा तो फिर समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो अंग्रेजी में पढ़ाएगा जो भी होगा उसका प्रोग्राम। आपको किसी को कोई रुपए, कोई पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए और यहाँ अगर आपकी मर्जी है, आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पढ़िए, नहीं तो आपको जिसके पास भी समझ में आता है वहां आप पढ़ सकते हैं ना। तो मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लोगों को कुछ पता भी है और कुछ आप तो पहली बार सुने होंगे कि ये भी तो कोई क्वेश्चन होता है सब स्टाफ टू क्लर्क बैंकिंग में। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये। आज का सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। जो PMSB है उसका क्लेम की सीमा कितनी है। पहला ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर 1 लाख, दूसरा है 3 लाख, 5 लाख और 10 लाख। आपको पता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, उसकी जो क्लेम है, उसका क्लेम है जो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A 2 लाख। ठीक है, एक्सीडेंटल क्लेम आपको 2 लाख मिल जाएगा इसमें। ये याद रखना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, क्योंकि आपको आगे जाके प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मिलेगा, सुरक्षा बीमा योजना मिलेगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो उसमें। तो थोड़ा बहुत इसको आप देख सकते हैं इसको ना। अगला क्वेश्चन है, आज मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं लाया, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही लेके आऊँ। 2 4 5 7 जितने होंगे 10 12 आप उनको और PDF में आपको दे दूंगा कुछ देर के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम कितना है। पहला ऑप्शन है 36 रुपीज, दूसरा है 20 रुपीज, तीसरा है 12 रुपीज और चौथा है 436 रुपीज। तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो प्रीमियम है वो है 20 रुपीज। ऑप्शन नंबर B, ये तो आपको पता है ना। ऑप्शन नंबर B, आपने इसको ये याद करना है कि जितना छोटा है अमाउंट भी छोटा है। जैसे कैसे छोटा है, इसको मैं ट्रिक बताता हूँ। PMSBY, देखो 1 2 3 4 5, अगर ये 5 है तो 5 4 जो होता है 20, है ना। 5 4 या 20, इसमें लेटर भी 5 है और लेटर कम है। अगर जो आपको आगे मिलेगा PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, देखो इसमें 5 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 6 है, इसमें 20 है, इसमें 5 है। अगर इसमें 6 होंगे तो इसमें 20 से ज्यादा होंगे। ठीक है, आगे आपको देखने को मिलेगा वो वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CARL। CARL की फुल फॉर्म क्या होगी। अगर आपको बताता हूं मैं, जो ये CARL है ये एक क्रेडिट एजेंसी है। ठीक है,
क्रेडिट बोले तो जो आपके क्रेडिट स्कोर को जांचती है, चेक करती है, और इसको जो रेगुलेट करता है वो सेबी करता है ना, इस CARL को सेबी रेगुलेट करता है। आपको मैं बता देता हूँ, पहला ऑप्शन है क्रेडिट एनालिसिस द रिव्यू लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है कंपनी एनालिसिस एंड रोटेशनल लिमिटेड, तीसरा है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, और चौथा है नन ऑफ दी। तो आपको इसमें आसानी से दिख रहा होगा क्रेडिट एनालिसिस जो क्रेडिट करती है, देखो ये ऑप्शन ये होगा, क्योंकि क्रेडिट इसमें में रखा है, मैंने आपको पहले बता दिया है, ये ऑप्शन ये होगा। एंड सबसे पहले अगर आप MCQ करते हो कहीं से भी, तो सबसे पहले एलिमिनेट करना सीखो, है ना, कि एलिमिनेट कैसे होगा। देखो कंपनी का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, उसके बाद नन ऑफ दिस तो है नहीं, शायद हो भी सकता है, ऐसे कुछ नहीं है। बाकी देखो क्रेडिट क्रेडिट दो में, एनालिसिस एनालिसिस एंड देखो यहाँ रिव्यू हो रहा है, यहाँ देखो रिसर्च में इतना ही डिफरेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिट ऑफ CGT MSc। जो CGT MSc है उसकी सीमा कितनी है, उसकी लिमिट कितनी है। पहला ऑप्शन है 300 लाख, दूसरा है 400 लाख, तीसरा है 100 लाख, और चौथा है 500 लाख। जो CGT MSc की जो लिमिट है वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर 4 5 लाख रुपीज। और अगर मैं आपको CGT MSc की फुल फॉर्म बताऊं तो इसका होता है क्रेडिट गारंटी फंड्स माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, क्रेडिट गारंटी फंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल और एंटरप्राइजेस। तो जिसकी जो सीमा है वो हो जाएगी आपके 5 लाख रुपीस मात्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टिपुलेटेड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ रेगुलर ऑडिट इन हाई रिस्क ब्रांच। अगर कोई जो हाई रिस्क ब्रांच होती है, जिसको बोलते हैं उच्च जोखिम वाली ब्रांच, तो उसका जो ऑडिट होता है उसके निर्धारित समय क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या है ऑडिट का, जो हाई रिस्क वाली ब्रांच होती है ना। देखो ये वाला क्वेश्चन आपको पहली बार दिखेगा कि जो हाई रिस्क वाली ब्रांच है उसका भी ऑडिट, परसों मैंने फायर का ऑडिट पूछा था आपको, तो उसका था 2 साल, है ना, 24 महीने। अब ये वाला क्वेश्चन है कि जो हाई रिस्क वाली ब्रांच है उसका कितने दिन में ऑडिट होता है, समय क्या उसका। ऑप्शन है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल। 1.5 साल बोले तो 18 महीने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो 6 महीने है। 6 महीने निर्धारित समय है हाई रिस्क वाली ब्रांचों का। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फैमिली इनकम फॉर पढ़ो प्रदेश। आपको पता होगा कि एक पढ़ो प्रदेश है जो कि जो बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाने के लिए इनके लिए एक आय रिकमेंड की गई है सरकार के द्वारा, कि भाई एक योजना चलाई गई थी पढ़ो प्रदेश, कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आगे डिग्री पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए उनके जो परिवार की आय है वो कितनी होनी चाहिए, मतलब 1 साल में उनके परिवार की आय कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 5 लाख पर एनम, दूसरा है 6 लाख पर एनम, तीसरा है 10 लाख पर एनम, और चौथा है 4 लाख पर एनम। अगर आपका भी कोई हो पढ़ने वाला और उनकी अगर इनकम 6 लाख रुपए से कम है, तो अगर आप पढ़ो प्रदेश पढ़ोगे ना, एक योजना है उसमें पढ़ोगे आप, तो आपको भी सरकार पढ़ाएगी, और इस योजना का लाभ हर कोई ग्राहक, हर कोई कस्टमर ले सकता है। पढ़ो प्रदेश, ठीक है भाई। देखो पढ़ो प्रदेश के लिए पारिवारिक आय क्या है, यह है इसका मीनिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट द यूपीआई, कि यूपीआई की शुरुआत किस संगठन ने की थी। ठीक है, और आपने मेरे को फुल फॉर्म बतानी यूपीआई की।
इतना आसान है। आप लोग मेरे साथ पढ़ते पढ़ते शायद आपको तो पता ही चल गया होगा, यूपीआई पहले भी आपको पता ही होगा। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होगी, कि जो यूपीआई है वो उसको किसने इनिशिएट किया था? पहला ऑप्शन है आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, ये FIUND। FIUND का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। इंडिया में जितने भी फ्रॉड, जितने भी कोई समस्या होती है तो इनको रिपोर्ट देनी पड़ती है, क्योंकि इंटेलिजेंस यूनिट होती है जो गुप्त यूनिट होती है एक, ये केवल बैंकिंग सेक्टर में ही होती है। ठीक है ना, बैंकिंग मतलब फाइनेंशियल में ना, ऐसे नहीं कि भाई हमारे बैंक में होगी आपके बैंक में होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यूपीआई की शुरुआत एनपीसीआई ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट, स्पेसिफाई फुल फॉर्म ऑफ ईज। आप आपने बताना है कि ईज की फुल फॉर्म क्या है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपने सुना होगा, ये नया है कि जो ईज है उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। पहला ऑप्शन है एम्प्लॉय एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, दूसरा है इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, तीसरा है इनहेंस्ड अमाउंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट, और चौथा है एम्प्लॉय एक्सेस एंड सिक्योरिटी एक्सीलेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका इनहेंस्ड सर्विस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपने पहले ही टिक मार दिया होगा मेरे से पहले। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अ सब स्टैंडर्ड कैटेगरी एनपीए चेंज एसेट क्लास आफ्टर हिस्ट्री। एक उप मानक श्रेणी एनपीए परिवर्तन, ये मतलब कब होता है, इसका चेंज कब हो जाता है सब स्टैंडर्ड कैटेगरी का। ठीक है भाई, पहला है ऑप्शन है 12 महीने में, पहला ही ऑप्शन है, दूसरा है 6 महीने में, तीसरा होता है 24 महीने में, और चौथा होता है 18 महीने में। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो एनपीए चेंज हो जाता है वो होता है आपके ऑप्शन नंबर ए 12 महीने में। मैंने आपको एनपीए की स्पेशल क्लास में ये चीज आपको बताई भी होगी, है ना। चलते हैं अगले, प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो प्रीमियम अमाउंट है वो कितना है। पहला ऑप्शन है 12 रुपीज, दूसरा 20 रुपीज, तीसरा 436 और चौथा है 442। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 436। ये भी किसी एग्जाम में आया भी था ये वाला क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था वहां पे कि अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का 20 रुपीज था, और इसमें ज्यादा लेटर है तो इसका 436 436 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ टर्म लोन डिसाइड एनपीए रिमाइंड ओवर ड्यू फॉर, कि कोई भी सावधि ऋण कब तक अतिदेय रहता है जब तक एनपीए घोषित कर दिया जाता है, कि कब तक होता हो। पहला ऑप्शन है 30 डेज, ये तो आप आसान से कर दोगे, दूसरा है 60, 90 और 61 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही है, एनपीए के बारे में आपको बता ही रखा है मैंने, आंसर हो जाएगा 90 दिन या 90 डेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ फर्निशिंग अंडर पब्लिक हाउसिंग लोन स्कीम, कि अगर आपने अपने घर को, अपने आवास को फर्निश करने के लिए अगर आपने लोन लेना है तो आपको कितना लोन मिलेगा, मतलब आपको नहीं, मैक्सिमम कितना है। पहला ऑप्शन है 10% ऑफ हाउसिंग लोन या मैक्सिमम 50%, या हाउसिंग लोन का 10% या 50 लाख रुपए, दूसरा 15% ऑफ हाउसिंग लोन का 10% 15% या 50 लाख, तीसरा है 20% ऑफ हाउसिंग लोन मैक्सिमम 50 लाख, और चौथा है 10% ऑफ हाउसिंग लोन या मैक्सिमम 30 लाख। आपको मैं यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि उसमें अपवाद होता है ना,
तो यहाँ पर आपको अगर आप कहीं सर्च मारते हो कोई आपको बताएगा तो आपको 20% भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन 20% इसका आंसर नहीं है। समझ गए ना, पहले आपको बता देता हूँ, आपको मिलेगा ये जब आप ढूंढोगे तो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15% ऑफ हाउसिंग लोन मैक्सिमम 50 लाख रुपीज। समझ गए भाई, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ असबा। आपने शायद असबा पक्का सुना होगा, जो कई लोग हैं वो शेयर मार्केट चलाते होंगे, ये स्टॉक में इस वर्ड का यूज किया जाता है असबा। तो असबा की फुल फॉर्म क्या होगी ये आपने अभी बताना है। पहला, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। दूसरा है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय बिजनेस अमाउंट। तीसरा है एप्लीकेशन सिक्योरिटी बाय बिजनेस अमाउंट। और चौथा है नन ऑफ दिस। तो असबा की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, ASBA, असबा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द इंश्योरेंस कवर डिपॉजिट अंडर DICGC की DICGC के तहत जमा के लिए बीमा कवर क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर कि 2 लाख रुपए, दूसरा है 5 लाख, तीसरा है 7 लाख और चौथा है 10 लाख। अगर मैं DICGC की बात करता हूं कि बीमा कवर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए। ठीक है भाई, और इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी डिपॉजिट, एक तो इंश्योरेंस है, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। DICGC का काम यही होता है कि जो बैंकों में पैसा होता है ना, उसकी सुरक्षा को प्रदान करना। अब सुरक्षा तो वो क्या करेगा, लेकिन कुछ वारदात हो जाती है तो इस इंश्योरेंस के तहत ही लोगों को रुपए दिए जाते हैं। इसको बोलते हैं DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, ये थी आज की आपकी क्लास। आपको अगर क्लास कैसे लगी तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई अगर नया सब स्टाफ है तो आप ये भी लिख सकते हैं सर मैं नया हूँ, थोड़ा पुराना वाला आप रिवाइज भी करा सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं सोचता हूँ कि ये वाले क्वेश्चन हूबहू दोबारा, मतलब PDF तो डाल ही दूं, लेकिन जो मैं क्वेश्चन डालता हूँ आप उनको सॉल्व भी करते होंगे, मैं ये उम्मीद। और ज्यादा लोग सॉल्व नहीं करते, मात्र 200 या 250 लोग उसको सॉल्व करते हैं। आप लोग सब के सब उसको पक्का सॉल्व किया करो। कुछ नहीं है, आप टेलीग्राम पे जाओगे, अगर आप टेलीग्राम पे सब स्टाफ तो क्लर्क प्रमोशन ढूंढोगे तो सबसे पहले आपको जो हम बनाते हैं वही मिलेगा। नहीं तो मैं आप अगर जिसको नहीं पता है मैं उसके लिए डाल दूंगा, उसको वो लिखेगा सर मेरे को लिंक दो, क्योंकि लिंक तो मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। लेकिन अगर उनको नहीं मिलता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो मैं आपको आपके उस पर भेज दूंगा, मैं अगर आप मैसेज भेजते हो तो। ठीक है, क्योंकि आपको वहां भी फायदा मिल जाएगा यार। मैं वो सोचता हूँ कि इतनी जल्दी किसी के दिमाग में नहीं आता है, चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा है, गलतियां सबसे होती है। तो इसलिए वहां पे आपको टिक मारोगे पता लग जाएगा, हाँ ये तो गलत है, ये सही, ये गलत है, ये सही। तो मैं ऐसे ही टाइप करके उसमें डाल दूंगा। और आप, मैं कल भी मैंने 5 या 10 क्वेश्चन डाले थे रात को, कई लोगों ने किए भी हैं। तो इसलिए आप वहां भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे को बता भी देना कि सर हाँ ये सही है, इनको आप वहां भी डालो, PDF भी डालो। तो आपके लिए सब कुछ करने के लिए हम तैयार हैं। जब हम आपके लिए 2-2 घंटे निकाल सकते हैं तो ये तो एक छोटी सी नॉर्मल बात है। जब इतना समय हम अपने ब्रांचों में लगा सकते हैं तो अगर आप लोग चाहते हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम तो घट ही रहा है। तो फिर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।